मैटर में एक चीज सबसे बड़ी हमको देखने नजर आती है कि आए दिन अखबार का, देश का कोई भी अखबार उठा के देख लो, लोन के कारण कोई न कोई इंसान आत्महत्या कर रहा है, अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा है। कारण सिर्फ एक, लोग क्या कहेंगे, मेरे सिविल स्कोर का क्या होगा, मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, और इन्हीं चीज से डरकर इंसान गलत कदम उठा रहा है। हमारी जो मुहिम है पिछले साल 1.5 साल से, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कम से कम लोन को लेकर इन चीजों में कभी नहीं जाए। अब बात यह है कि लोन जो होगा, कभी भी कोई भी लोन होते हैं, लोन के केवल और केवल 2 प्रकार होते हैं, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। एक लोन होगा सिक्योर्ड लोन और दूसरा होगा अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो लोन जिस लोन के लिए आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी, आपने अपनी कोई गाड़ी, आपने अपना गोल्ड या कोई भी कीमती वस्तु आपने बैंक के पास गिरवी रखी है और बैंक ने आपको उस पर लोन दिया है। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन जिसमें बैंक ने केवल और केवल आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी सिविल को देखकर लोन दिया है। अब अगर देखा जाए तो आज की तारीख में लोग इससे भी परेशान हैं, इससे भी परेशान हैं, लेकिन ये जो लोन है ना, ये इंसान जब लेता है तो ये अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लेता है। कैपेसिटी का मतलब, कोई अगर होम लोन ले रहा है तो पहले से जानता है कि मैं 20 लाख का लोन ले रहा हूं तो मुझे 20,000 की ईएमआई भरनी है। लेकिन इसी लोन को अच्छा चलाने के चक्कर में अनसिक्योर्ड लोन की बाढ़ आती है। आज किसी भी व्यक्ति पर अगर 15 लोन है ना, तो मेरा कहना यह है कि केवल 2 सिक्योर्ड लोन होंगे, बाकी सारे अनसिक्योर्ड लोन होंगे, बाकी सारे अनसिक्योर्ड लोन होंगे। और इंसान इन लोन के मैटर में जब उलझता है तो उलझता कैसे है, उसकी छोटी सी गणित अपन जान लेते हैं। लोन कोई भी इंसान डिफॉल्ट करना नहीं चाहता है, लेकिन होता यह है कि आपने 2 या 3 लोन ले लिए, 2-4 महीने कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि हम चाहकर भी हम इन लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते हैं, और उसी वक्त हमें आए दिन फोन कॉल्स आते रहते हैं, लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, या हमने भी ऑनलाइन ऐप पे जाके लोन लीजिए। तो आजकल सबसे बड़ा जो मामला चल रहा है वो अनसिक्योर्ड लोन में ऑनलाइन ऐप का चल रहा है। ऐप के थ्रू लोग लोन लेते हैं। अब आप यहाँ पर ऑलरेडी आपके 20 लाख का लोन था जिसकी आपको 15,000 ईएमआई पे करनी थी, लेकिन आपने सोचा एक काम करता हूँ, 2 महीने 3 महीने में नहीं भर पाऊंगा, एक 50-60 हजार का लोन लेता हूँ। 50-60 हजार का लोन लेके आपने क्या कर दिया, इन किस्तों को चुका दिया। लेकिन आपने 60 हजार तो यहाँ चुका दिया, लेकिन आपने लोन लिया था 80 हजार का, और 20 हजार आपके घरेलू खर्चे में चले गए, और एक ईएमआई आप पे नई और बढ़ गई। बस इसी तरीके से मल्टीपल लोन में जो इंसान उलझेगा ना, उसकी गणित एक ही रहेगी कि मुझे डिफॉल्टर नहीं बनना है। और डिफॉल्टर इंसान किन कारणों से नहीं बनना चाहता है? कोई भी इंसान कभी भी लोन का डिफॉल्टर नहीं बनना चाहता है, और लोन डिफॉल्टर नहीं बनने का सबसे पहला कारण होता है सिविल। मतलब एक ऐसी बीमारी जिसको मेंटेन करने के लिए जो इंसान अपनी जिंदगी दांव पे लगाता है, वो है सिविल। यानी कि अगर आपने ईएमआई बाउंस की, आप ईएमआई पे नहीं करोगे तो आपकी सिविल खराब हो जाएगी। और जैसा कि 3 इडियट मूवी में कहा था, न बैंक लोन देगा न कोई लड़की देगा। मतलब यदि आपकी सिविल खराब है तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि मुझे भविष्य में लोन नहीं मिलेंगे, मुझे भविष्य में क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेंगे, मेरे भविष्य में बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होगी। और यही कारण है कि इंसान अपनी सिविल को खराब करना नहीं चाहता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, ना तो हम टाटा है, ना हम अंबानी है, ना हम बिरला है। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि अगर आप सिविल बचाना चाहते हो तो बस यही है कि किस्तों पे किस्तें भरते रहो। अपने पास पैसा नहीं है फिर भी हम लोन लेकर लोन भरते रहेंगे, और इसी चक्कर में मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, एक व्यक्ति के 73 लोन हो गए। कब तक चल पाएंगे हम? कब तक चल पाएंगे? आज नहीं तो कल सिविल खराब होनी है। ये बात
अपने को ये ध्यान रखनी है कि सिविल आज नहीं तो कल खराब होगी। आज 6 लोन है, कल 9 होंगे, परसों 12 होंगे, फिर 15 होंगे, फिर 20 होंगे। आज 9 का पैसा डूब रहा है, कल 12 का डूब रहा है, परसों 15 का डूब रहा है, आगे जाकर इतनों का डूबेगा। और ये किस्तें भरकर भी जैसे मैडम ने एक एग्जांपल दिया था कि मेरा 70% लोन क्लियर है, ठीक है, अब परिस्थितियां खराब आई है तो मैंने सिर्फ क्या मांगा, रिस्ट्रक्चर मांगा। यानी कि हमारी लोन चुकाने की नीयत है, मेरी मंशा है। क्या, चाहे हिंदू धर्म में ले लो कि मुस्लिम धर्म में ले लो, किसी भी धर्म में कभी ये नहीं लिखा है कि आप किसी का पैसा खा लो, तो देने की मंशा रखते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा या तो मोरेटोरियम करो, रिस्ट्रक्चर करो। लेकिन मैं खुली बात आपको कहता हूं कि आरबीआई के अंदर भी प्रोविजन लोन मोरेटोरियम रिस्ट्रक्चर का है, लेकिन कंपनी को अपना पैसा डुबाना मंजूर है, रिस्ट्रक्चर करना, मोरेटोरियम देना मंजूर नहीं। दूसरी बात, हम किसी नेशनलाइज बैंक से जब लोन लेने जाते हैं, प्रॉपर्टी पे लोन लेने जाते हैं, एक प्रॉपर्टी पे लोन लेने के लिए हमको कम से कम 15-20 दिन फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी, सर्च रिपोर्ट तैयार होगी, उसकी लीगल होगी, आपके आईटीआर लिए जाएंगे, पूरा प्रोसेस होगा, इनके हाइपोथिकेशन जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस सारा होता है, और उसके बाद जाके हमको मिलता है लोन। अब ऑलरेडी हम लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, हमारे ऊपर ऑलरेडी लोन है। नेशनलाइज बैंक में ये देखा जाता है कि आप कितना कमा रहे हो, 100 रुपया कमा रहे हो, तो वो ये मानते हैं कि आप केवल 30 रुपए की ईएमआई भर सकते हो और आपको उसके अनुसार लोन दिया जाता है। लेकिन जब कंपनी भी आपको लोन देती है तो वो आपका सिविल देखती है, और सिविल में क्लियरली ये दिखता है कि आप ऑलरेडी कितनी ईएमआई चुका रहे हो और आपकी इनकम क्या है। बावजूद आपको लोन पे लोन मिल रहे हैं और आपने सोचा मुझे सिविल अच्छी रखनी है, इस चक्कर में आप लोन पे लोन लेकर लोन का चुका रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है समाज, कि मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आएंगे, मेरे कलीग्स को ये मालूम पड़ेगा, मेरे सीनियर्स को ये मालूम पड़ेगा कि मैं लोन डिफॉल्टर हूं। तो एक बात ध्यान रखना कि हम महानायक अमिताभ बच्चन से भी सीख सकते हैं, जिन्होंने एक वक्त धीरू भाई का उदाहरण देके कहा था कि उन्होंने अपने बेटे अनिल से कहा था कि लड़का, इसको जितना पैसा चाहिए दे दो। यानी अमिताभ बच्चन जैसी महानायक हस्ती भी जब इस चीज का शिकार हुई है, तो आप और हम तो एक आम व्यक्ति है। और एक बात कहूं, हम कभी कभी तकलीफों से डरते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारा धर्म जो रहा है, भगवान राम को जिस दिन राजमुकुट मिलना था, दूसरे दिन सुबह उनको राजमुकुट मिलना था, तो उनको मिला 14 साल का वनवास। भगवान श्री कृष्ण जो हमारे आराध्य, जिनकी हम पूजा करते हैं, क्या अगर देखा जाए तो उनके माता पिता कारावास में रहे, उनको अपना बचपन कहीं और बिताना पड़ा, उनका खुद का जन्म भी कारावास में हुआ। जब हमारी संस्कृति में ही भगवान को तकलीफें पड़ी है, तो हम तो इंसान हैं। तो इसीलिए ये जो चीज होती है ना, समाज क्या कहेगा, तो एक बात ध्यान रखना, समाज भी उदाहरण उन्हीं के देता है जो तकलीफों से निकल के अपने आप को मांझता है। आज मैंने महानायक अमिताभ बच्चन का नाम लिया, क्यों लिया भाई, उनको भी तकलीफें हुई, और आज इस उम्र में जब 80 पार की उम्र आ गई, तब भी व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो उन कहानियां उन्हीं की बनती है जो समाज से नहीं डरता है। मेरा भाई क्या कहेगा, मेरा परिवार क्या कहेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरा एक वीडियो जो सबसे ज्यादा व्यू वाला है, अगर कोई व्यक्ति अगर उस वीडियो को एक बार देख लेना, तो उसको ये लगेगा, मतलब मैंने खुद को एक लोन डिफॉल्टर बताते हुए, हाँ मैं लोन डिफॉल्टर, कैसे बना मैं लोन डिफॉल्टर, मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसपे शायद 2,30,000 व्यू है। अगर उसको वो व्यक्ति देख ले जो वास्तव में फंसा हुआ है, और कान में बड्स लगा के या ईयरफोन लगा के अगर वो सुनेगा, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतना मैंने एक व्यक्ति की दर्द और तकलीफ को मैंने उसमें व्यक्त किया हुआ है। तो समाज की परवाह, परिवार को एक बात बताओ, आज नहीं कल मालूम पड़ेगा। आपका वो परिवार जिसके लिए आप रात दिन तड़पते हो, मेहनत करते हो, अगर इस बुरे दौर में आप उनके बारे में सोचने लग गए ना, समाज क्या कहेगा, कोई मतलब नहीं।
अगर आपके परिवार को छोड़ना है, आपको आज छोड़ दे, आज ही मालूम पड़े ना, संघर्ष में साथ रहे, वो साथ में, बाकी करवा चौथ बनाने का क्या फायदा। तो इन चीजों के कोई मायने नहीं होते हैं। तो एक तो हम सिविल से डरते हैं, दूसरा हम डरते हैं समाज से। तीसरा डर जो लोन डिफॉल्टर के दलदल में ढकेलता है वो है रिकवरी एजेंट। ये एक फफूंद है, जो डरता है उसको दुनिया डराती है। अक्सर हम सुनते हैं कि लड़की रास्ते पे जा रही थी क्या, और मंचलों ने उसको छेड़ दिया। मेरा मानना है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि रोड पे कोई लड़की जा रही है उसको छेड़ दे क्या, क्योंकि जब लड़की गुस्सा करती है ना क्या, तो 4 लोग और सपोर्ट में आते हैं, लोगों की धुलाई हो जाती है। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, आप स्कूटी गलत लेके जा रहे हो और आप किसी कोई सही चल रहा है उससे भी लग गई और आपने उस पर चिल्लाया, 4 लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो डरता कौन है? जिसको जो डरता है उसी को डराया जाता है। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो रिकवरी एजेंट जो होते हैं ना, फफूंद होते हैं। कोई भी रिकवरी एजेंट आज तक के इतिहास में, चाहे वो SBI नेशनलाइज्ड बैंक का हो, चाहे वो किसी NBFC कंपनी का हो, आप यदि किसी भी रिकवरी एजेंट का कॉल आता है और आपके घर पे आता है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है कि हम डरते हैं लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं जो 6 सवाल कहता हूं, वो 6 सवाल आप किसी भी रिकवरी एजेंट से यदि आप पूछेंगे ना, वो भागता नजर आएगा। तो कारण क्या होता है? कोई भी रिकवरी एजेंट जैसे ही फोन करता है, मेरा नाम सुषमा है, हाँ आपके इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कॉल किया था, आपका पैसा बाकी है, आप पैसा जमा करो। डायरेक्ट रट्टू तोते की तरह शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे, पहला सवाल क्या होना, हमारे कई लोगों की शिकायत होती है कि सर हम RBI में कंप्लेंट करते हैं, RBI हमारी कंप्लेंट सुनता ही नहीं। ये रियलिस्टिक बात कर रहा हूं मैं कि आप RBI को, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप में से अनुराधा की कॉल रिकॉर्डिंग किसने सुनी थी? नेशनल न्यूज पे चली थी अनुराधा की कॉल रिकॉर्डिंग। HDFC बैंक के बिहाफ से कॉल करके एक रिकवरी गर्ल ने एक देश के सैनिक को फोन किया। एक सैनिक को आम इंसान के रूप में फोन किया होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने ये कहा कि तुम लोन पे जीते हो, लोन लेते हो, भरते नहीं हो, तुम्हारे बच्चे गूंगे बहरे पैदा होते हैं और शहीद हो जाते हैं। मतलब एक आम व्यक्ति पे इल्जाम लगाया तो चला, उसने देश की सेना पे ऐसी बात लगाई और उस बंदे ने उस रिकॉर्डिंग को वायरल किया। जब वो रिकॉर्डिंग वायरल हुई पूरे देश में, तो नेशनल न्यूज चैनल पे चली, और नेशनल न्यूज चैनल पे चली तो HDFC का स्पष्टीकरण आया कि वो तो मेरी एम्प्लॉय, हमारी एम्प्लॉय नहीं है। डायरेक्ट जवाब क्या दे दिया, पल्ला झाड़ दिया कि वो हमारी रिकवरी एजेंट ही नहीं है। यानी कि एक बात ध्यान रखना कि रिकवरी के लिए आपको जो भी कॉल आएंगे ना, वो कभी भी अपने आप को ऑथराइज नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में, हमको बार काउंसिल या हमारी बार एसोसिएशन एक ID देती है, आई कार्ड। वो आई कार्ड क्यों देती है? क्योंकि हम किसी को बता पाए कि हम कौन है, एडवोकेट है। मान लीजिए आप इंदौर के, कल आप उदयपुर में प्रैक्टिस करने आ गए, आपने अपना वकालतनामा फाइल किया, आप ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। लेकिन आपने अपना वकालतनामा फाइल किया तो क्या आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगाओगे साथ में? क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप एडवोकेट है, आपने अपना नाम लिखा, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखा, अपना सिग्नेचर किया और अपने वकालतनामा फाइल किया। लेकिन अगर बाय द वे हम ये भी जानते हैं कि कई इंटर्न आज की तारीख में बिना एडवोकेसी कोर्ट में वकालतनामा फाइल कर देते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसी बात होती है तो आपको मजिस्ट्रेट ने पूछा, आप एडवोकेट है, आई कार्ड दिखाओ आपका, तुरंत आई कार्ड निकाला, आई कार्ड दिखाया। आई कार्ड दिखाने के लिए होता है कि छुपाने के लिए होता है? आई कार्ड दिखाने के लिए होता है, खुद का परिचय देने के लिए होता है। लेकिन रिकवरी एजेंट के मैटर में आज तक आपने देखा होगा, हमने जितने भी वीडियो वायरल किए हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ, फेसबुक पेज पे डालता हूँ, कोई भी रिकवरी एजेंट आज तक अपना आई कार्ड नहीं दिखा पाया है।
अपना डेप्ट रिकवरी एजेंट का, डेप्ट रिकवरी एजेंसी का जो इनका लाइसेंस होता है वो कभी भी नहीं दिखाते, न ये अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं और न आपको डीआरए दिखाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि ये जो रिकवरी एजेंट है ये जब आपके पास रिकवरी के लिए आते हैं तो आपने मुझे एक बात कही थी कि एक रिकवरी एजेंट ने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन यदि हम रिकवरी करें तो हमें बाजार से गुलाब का फूल खरीदना है और फूल खरीद के जाना है कि भाई आपका पैसा बाकी है, आप जमा कराओ। एक रिकवरी एजेंट का रोल इतना ही है और पार्टी ने कह दिया पैसा नहीं है, देन वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, सिर्फ रिक्वेस्ट। लेकिन ये 30 मार खान जो होते हैं वो ये समझते हैं पैसा हमने ही दिया और अभद्रता, गलत शब्द जो भी है वो बोलते हैं और कई बार लड़ाइयाँ हो जाती है। अभी कल का एक वीडियो है जो मेरे पास आया, जोधपुर में एक बाइक सीज करने के लिए रिकवरी एजेंट ने मारपीट कर दी क्लाइंट से। तुरंत पुलिस को फोन आया, पुलिस अरेस्ट करके उठा के लेके चली गई। अब ये अगर जो गाड़ी लेने आया था, अब क्या ये बैंक या कंपनी का नहीं होगा? जाहिर सी बात है। आज आप लोग बैठे हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा नरेंद्र जोशी आने वाला है, तो कोई ना कोई माध्यम था, अब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अब एक बात बताओ, यहां पर इसको एनबीएफसी बचाने नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी ने न तो इसको ऑथराइजेशन लेटर दिया, न इसको गाड़ी सीज करने के लिए कोई सेक्शन 9 का कोर्ट से ऑर्डर दिया है। अब ये भुगतेगा खुद। गाड़ी को टच करने का अधिकार नहीं था, गाड़ी को टच करने का अधिकार नहीं था और इसने ये हरकतें कर दी। तो जब भी बात आती है रिकवरी एजेंट की तो केवल अपने को सबसे पहले कौन से बैंक, एनबीएफसी से बोल रहे हो, ठीक है, मेरा लोन अकाउंट नंबर क्या है, मेरी ईएमआई क्या है, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के नंबर क्या है और उसकी आउटस्टैंडिंग क्या है, ये सवाल पूछने पहले जरूरी है। तभी ही आपका कोई भी कंप्लेंट जो हम कंपनी को या बैंक आरबीआई को करते हैं तो ही चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। इसके बाद अगर आप इससे पूछोगे कि तुम्हारा डीआरए भेजो मुझे, तो थर्ड पार्टी हो, ऑथराइजेशन लेटर भेजो मुझे, नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। क्योंकि जब इसमें आरबीआई में कंप्लेंट होती है ना, लाखों रुपए पेनल्टी इंपोज की जाती है इन कंपनियों के ऊपर। लेकिन इसका एक नियम है, हम जब भी बैंकिंग के मैटर में एनबीएफसी के मैटर में जब भी आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, जनरली लोग आपको क्या सजेशन देते हैं कि आप कंज्यूमर कोर्ट चले जाओ, ठीक है ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट जाए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंकिंग के मैटर में आप जब भी कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो कंप्लेंट किसको फाइल होगी? कंपनी की मेल आईडी पर ही कंप्लेंट फाइल होगी। बैंकिंग कोई भी हो, चाहे नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, नॉन बैंकिंग कंपनियां हो, इन मैटर में जब भी कंप्लेंट फाइल करनी है आपको तो कंप्लेंट केवल और केवल कंपनी की मेल आईडी पर ही होती है। कई लोग क्या कर देते हैं, सीधे आरबीआई लोकपाल को कंप्लेंट करते हैं। ये पहली गलती करते हैं लोग। और आरबीआई लोकपाल को आप कंप्लेंट करोगे, आरबीआई लोकपाल कंप्लेंट को बंद कर देगा कि आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। आपने कंपनी की मेल आईडी पे कंप्लेंट कर दी, 30 दिन बीत गए, 30 दिन बीत गए। अगर इन 30 दिन के दौरान कंपनी ने परफेक्ट सॉल्यूशन आपको दे दिया, आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया, बात खत्म। लेकिन अगर उन्होंने खाना पूर्ति में जवाब दिया, उन्होंने कोई परफेक्ट रिप्लाई नहीं दिया, या फिर उन्होंने अपने रिकवरी एजेंट या जो भी आपकी शिकायत थी आपके समर्थन में काम नहीं किया, चाहे ये जवाब 15 दिन बाद दे दिया हो, 16वें दिन आप आरबीआई लोकपाल को कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और वहां कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हो और ये मिलेगा आपको।
लेकिन उसके लिए आपके पास जो भी एविडेंस है वो आपको अटैच करने पड़ेंगे, प्लस आपको आरबीआई लोकपाल को ये कहना पड़ेगा कि मेरे द्वारा इस तारीख को कंपनी को बेल पर कंप्लेंट की थी, कंपनी ने इसका सॉल्यूशन नहीं किया, इनकम्प्लीट रिप्लाई दिया। अगर रिप्लाई नहीं दिया तो 30 दिन बाद कंप्लेंट होगी, और रिप्लाई दिया और आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 30 दिन पहले आप रिप्लाई अगर उन्हें 4 दिन में दे दिया तो 4 दिन के बाद तो 5वें दिन। सर महिंद्रा को करी थी मैंने, उसके बाद नहीं हुआ। वो जो अच्छा, कर रहे थे, कंप्लेंट करने का एक बहुत बड़ा फायदा सुनना, जब तक आपकी कंप्लेंट स्टैंड है, चाहे वो कंपनी के पास स्टैंड है या फिर आरबीआई में स्टैंड है, तब तक रिकवरी एजेंट रिकवरी नहीं कर सकते हैं, रिकवरी का अधिकार नहीं। और अगर करने आ गए तो वापस कंप्लेंट। एक बात बताओ, ये होता कुछ नहीं है, इन कंप्लेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये कंप्लेंट आपको आगे ले जाके सेटलमेंट में बहुत बड़ा बेनिफिट देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरी EMI कोई दूसरा कर रहा था, वो इलीगल फंडिंग कहते हैं। हाँ, तो उसमें मैंने उसमें डाला था उसको, तो अभी तक रिकवरी वाले सबसे नहीं आए हैं। हाँ, और आते हैं तो आपको पहला कहना है आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जब तक मेरी कंप्लेंट स्टैंड है आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और ये एनबीएफसी कंपनी वाले गलतियों पे गलतियां करते हैं। मतलब शिशुपाल ने जितनी गलतियां नहीं की थी, शिशुपाल कौन? महाभारत में कृष्ण ने जिसकी 100 गलतियां माफ करने का वचन दिया था, तू ढोंगी, तू ग्वाला, तू ये वो वगैरह वगैरह जितना भी कहा, 100 गलतियां जब तक नहीं की तब तक उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र नहीं लिया और अंत में लिया सुदर्शन चक्र। मैं एक बात बताऊं, लगातार अगर आप एस्केलेशन फाइल करेंगे, लगातार आप शिकायत करेंगे, ये भी मान के चलो कि कई लोन भरने ही नहीं, ऐसी स्थितियां तक आ जाती है। कारण ये कि पहले तो रिकवरी एजेंट की शिकायत कर दी आपने, इसकी शिकायत का 30 दिन का पेंडिंग था, इसी बीच में किसी ने आपके अकाउंट में इलीगल फंडिंग कर दी, इसी बीच में किसी रिकवरी एजेंट ने फर्जी व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, इसी बीच में किसी फर्जी वकील ने फोन कर दिया। अपने को कब पैसा लग रहा है, अपन ने तो ले रखा है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में शिकायत डालने में कभी पीछे नहीं होना। और वैसे भी हम इंडियन है, हमको तो हर चीज में कमी निकालने की आदत है, ठीक है ना। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति, वो हमारे आशुष अग्रवाल कहते हैं कि सर आप लोगों के लिए ज्यादा मत सोचो, क्योंकि लोगों के लिए आप गर्दन काट के भी दे दोगे ना, तो आपकी कटी हुई गर्दन को ध्यान से देखेंगे और कहेंगे थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी काटनी है, थोड़ी सही काटनी है। सर आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस केस। एक केस था मेरे पास ऐसे ही, अभी भी है, और ये सारा ही प्रोसीजर चला जो वर्ड टू वर्ड आपने बताया। हम लोग बार बार कंप्लेंट करते रहिए, कंप्लेंट पेंडिंग थी और उसके बाद भी रिकवरी एजेंट्स घर आ गए। वी हैव फुटेज ऑल्सो। तो हमने अभी तक एक भी एविडेंस, इनफैक्ट लोकपाल में भी हमने एक भी एविडेंस नहीं दिया था, सिर्फ रिटर्न में हमने हमारे पैराग्राफ्स लिखे थे। ऑल दो आरबीआई पे जब हमने वो नहीं दिए, हमारे एविडेंस नहीं दिए, तो हमारी वो जो थी कंप्लेंट वो रिजेक्ट हो गई थी बाहर से। हाँ, पर उस बात को भी 1 साल हो गया है, अभी तक कंपनी ने हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही हमारे जो ईमेल्स थे, क्योंकि हमने उसमें हर एक चीज़ लिखी थी, तो जो कंपनी थी, जो हमारी बैंक थी, वो समझ गई थी कि यार इनके पास इतने सारे प्रूफ्स है। और उसके बाद मेरे क्लाइंट के अकॉर्डिंग मैंने एक कंज्यूमर फोरम की कंप्लेंट रेडी रखी थी, बिकॉज वी हैव इनफ प्रूफ टू प्रूव आवर केस। तो साल भर हो गया, अभी तक हमने केस भी नहीं फाइल किया है, और ना ही उसको वहाँ से छेड़ा गया है कि वो सिंसियर होकर केस फाइल कर दे। तो अभी भी वो पेंडिंग है। तो अगर आप मल्टीपल्स कंप्लेंट्स करते हैं तो वाकई रिजल्ट देता है, बिल्कुल बेनिफिट मिलता है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इनफैक्ट एक एजेंट था, हम लोगों ने उसका डेप्थ में मैंने पता लगाया था। समटाइम्स व्हाट हैपन, अगर मेरे पास कोई केस आता ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में चली जाती हूँ। अच्छी बात, इतना डेप्थ में चली जाती हूँ कि मेरे साथी अधिवक्ता को निकालना पड़ता है वहाँ से, निकल जा बाहर आ जा। केस को केस की तरह ही रहने दो, केस को केस की तरह रहने दो, सही है। तो अगर आप रेगुलर इन पे कंप्लेंट फाइल करते रहो तो बेनिफिट क्या मिलता है मालूम है आपको? बेनिफिट ये मिलता है कि पहली कंप्लेंट पे 30 दिन गए, रिकवरी कर नहीं सकते। उसके बाद आपने आरबीआई में कंप्लेंट डाल दी, आरबीआई भी 30 दिन लगेगा, ठीक है, 60 दिन ये हो गया। इसी बीच इन्होंने और कोई प्रॉब्लम कर दी, आपने और शिकायतें करते रहो। सर ये लोकपाल और आरबीआई अलग अलग चीज है, शिकायत लोकपाल और आरबीआई अलग अलग चीज है। आरबीआई अलग चीज है, आरबीआई लोकपाल उसी का एक हिस्सा है। जैसे क्या होता है,
हमको बीमा से इंश्योरेंस से संबंधित एक दिक्कत है, तो उसके लिए बना है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, बीमा लोकपाल कहते हैं। और इसी तरह अगर हमको बैंकिंग मैटर में प्रॉब्लम है तो उसके लिए बैंकिंग लोकपाल है, आरबीआई। तो यहाँ कंप्लेंट फाइल होती है। तो एक तो हो गई रिकवरी की फफूंद। अब यहाँ पे अगर आपने एक बात बताऊं, जिसने रिकवरी एजेंट को निपट लिया ना, ये समझ लो उसके लोन निपट गए। और एक बात ध्यान रखना, एक और बात कह रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज है फोन। मल्टीपल फोन आते हैं, मल्टीपल फोन, यानी कि अगर आपके 10 एनबीएफसी के लोन है और अगर आपका डिफॉल्ट हो गया है तो मान के चलना 150 प्लस कॉल डेली आएंगे, सिस्टम जनरेटेड कॉल। वो कहेंगे आप अपना कंसर्न बता दीजिए, हम नोट कर लेते हैं। आप अपना कंसर्न बताएंगे भी तो 15 मिनट वापस कॉल आएगा। तो एक बात ध्यान रखना, आप फोन किसी का उठाए नहीं उठाए वो आपकी मर्जी है। लेकिन सर अगर उस फोन को अननोन नंबर कर दें उसको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, आप अपने ट्रू कॉलर की सेटिंग ऑन कर लीजिए, वो कर दिया नॉट इन फोन को, तब से जिनका नंबर सेव है उन्हीं का फोन आएगा। सर, 5 महीने तक तो हमने किसी को उठाया नहीं सर था। इसमें एक चीज़ हेल्प करती है, बिकॉज आई हैव बीन वेरी पीसफुल विद दिस। सर एयरटेल की जो सर्विस है उनको पे करना फ़ायदा रहता है, बिकॉज एयरटेल की जो सर्विस है उसमें आपको सब नंबर स्पैम कॉल में आते हैं, तो आप उसको ब्लॉक कर दें। तो सर आई थिंक 80% जो हेडेक है वो एयरटेल का बिल आप पोस्ट पे लीजिए और वो भरिए, और उससे आप हाँ, वो भी कर सकते हैं। 80-90% आपको डिस्टर्बेंस और नहीं। लेकिन चक्कर क्या होता है मालूम है, पे करने नहीं करने इन चक्कर में लोग आज की तारीख में सबसे मूव हो गए ट्रू कॉलर में। हाँ। ट्रू कॉलर में नंबर नोट इन फोन बुक किया, क्या आपके ससुर जी भी चाह लेंगे, अगर आपका नंबर सेव नहीं वो भी नहीं लगा पाएंगे, हाँ। मतलब वो तो नाव खत्म हो जाते हैं। फैमिली के फोन आते हैं, वही जो क्या? नंबर से वही आता है। जैसे डीआरए जो लाइसेंस है, जैसे कि मतलब ये एनबीएफसी कंपनी पे लागू होता है कि सब पे। सब पे। कोई ब्रांच मैनेजर भी आपके घर पे कलेक्शन करने आया ना, वो कलेक्शन करने आया है, कलेक्शन करने जो भी आया है, जो राशि लेने आया है, उसके पास डीआरए होना चाहिए। जैसे मतलब सरकारी बैंक में भी लागू नहीं है, सब पे लागू है। सर डीआरए क्या है सर? आईडीज एक्चुअली क्या होता है कि हर काम के लिए कोई पर्टिकुलर लोग बने हुए हैं। वकालत के लिए एडवोकेट्स है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस है, बैंक के अंदर के काम करने के लिए बैंक कर्मचारी है। तो इसी तरह इनके डूबे डेप्ट को रिकवर करने के लिए दो चीजें काम करती है। एक रिकवरी कॉलर जो फोन करते हैं, दूसरे रिकवरी होम विजिट जो घर आके विजिट करते हैं और पैसा निकलवाने। और ये लोग जो है ना, डीआरए सर्टिफाइड होने के लिए आपको कोई ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं चाहिए। एक 10th पास व्यक्ति, एक मैट्रिक पर्सन डीआरए लाइसेंस ले सकता है। और डीआरए लाइसेंस दिमाग में होता है, डीआरए लाइसेंस बहुत बड़ी चीज होगी, अगर आप सभी चाहो ना अभी के अभी ले सकते हो। मतलब 100 घंटे की एक ट्रेनिंग है इंस्टीट्यूट की, वो सर 100 घंटे की ट्रेनिंग देंगे। इन ट्रेनिंग में आपको यही समझाएंगे कि आपको रिकवरी करने के लिए कौन कौन से नॉर्म्स का पालन करना है, कैसे बात करनी है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, दैट्स ऑल। लेकिन जितनी भी एनबीएफसी है उनके लिए, ये जितने भी बैंक है उनके लिए नियम और शर्त अनिवार्य है कि आपके पास डीआरए प्रशिक्षित रिकवरी एजेंट ही होने चाहिए। अब ये डीआरए कभी नहीं दिखाएंगे, ना आईडी कार्ड दिखाएंगे, कारण कि जब मुकदमा दर्ज होता है ऐसे मामलों में जो मैंने बताया था, तब बचाने कोई एनबीएफसी नहीं आएगी। बैंक की तरफ से थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी अलग चीज हो गई। अच्छा। ये भी ध्यान रखें, थर्ड पार्टी क्या होता है कि मुझे लग रहा है कि मेरा पैसा आ नहीं रहा है और सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, तो उस उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी। यानी कि मैंने मेरे लेजर में छाट लिए कि कितने ऐसे लोन हैं जिन लोन की रिकवरी हम बैंक वाले नहीं कर सकते, तो हम थर्ड पार्टी एजेंसी को दे देते हैं। राइट आप बोलिए। थर्ड पार्टी एजेंसी मैं खुला कहता हूं कि गुंडों का एक समूह है। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी गुंडों का एक समूह है, जिसका उदाहरण मिलता है आपको हमारे फेसबुक पेज पे, जहां कोई भी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट अपनी एजेंसी का नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो सर क्या ये और अगर थर्ड पार्टी है तो उनके लिए ऑथराइजेशन लेटर भी चाहिए। बैंक ने वो डीआर जिस एजेंसी है उसने उसको ऑथराइज किया या नहीं किया?
हाँ कि रिकवर करने के लिए भाई पेमेंट। इस बैंक ने इस एजेंसी को ऑथराइज किया है हाँ। और इस एजेंसी का एजेंट ये इसका डीआरएल लाइसेंस। बट सर इन केस जैसा मैंने देखा था इनिशियली बैंक मैनेजर्स खुद विजिट करते हैं तो दे मस्ट बी डीआरएल। एक बात ध्यान रखना, वो बहुत ही रेयर केस में, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताऊं कि मेरे एक साथी का लोन है 90 CR, कितने का? 90 CR। अब जिसका 90 CR का लोन है, अपन सोच लेते हैं इसी होटल मालिक का लोन है, उन्हारा लेंगे सुनेंगे तो मान लीजिए उनका लोन है, ठीक है। अब किसी रिकवरी एजेंट की मजाल है कि यहाँ अंदर एंट्री करे, ये हरेसमेंट कर सकते हैं 2, 5, 10 लाख तक। लेकिन जहाँ लोन बड़े हो जाते हैं या फिर सामने वाली पार्टी हाईली एजुकेटेड है, हमारे इन वकील साहब ने अगर लोन डिफॉल्ट किया क्या तो किसी रिकवरी एजेंट की मजाल है इनके पास आए, ये तो कच्चा चबा जाए उनको। तो एक्चुअली कस्टमर का भी एक प्रोफाइल होता है, उस प्रोफाइल के आधार पर तय होता है कि उसके पास कौन जाएगा। एक बिजनेसमैन में ये रिकवरी एजेंट भेजते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं बिजनेसमैन है, अपनी दुकान पे बैठ के धंधा कर रहा होगा और ये छाती पे जाके खड़े हो जाते हैं, डोनेशन दिखाते हैं। लेकिन अगर किसी वकील का लोन डिफॉल्ट है, मजाल है किसी रिकवरी एजेंट की। कल मैंने एक रिकॉर्डिंग थी फेसबुक पे डाली थी, जहाँ यूपी के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है जिनका लोन डिफॉल्ट है, उनको रिकवरी गर्ल ने फोन कर दिया। चूंकि वो पुलिस में थे, उन्होंने सभ्यतापूर्वक बात की, उन्होंने लास्ट तक रिकवरी गर्ल से कहा अपना परिचय दो, किस एजेंसी से बोल रहे हो वो बताओ, और लास्ट में जब मामला उल्टा पड़ा तो तुरंत उसका सीनियर आया और अस्सलाम वालेकुम बोल के क्या भाई धर्म मजहब के हिसाब से उसको शांत किया, नहीं तो रिकवरी एजेंसियों को ताला लग जाता है। वो लोन देने के पहले पूछते भी ना, वकील तो नहीं है, प्रेस नहीं है, नेता तो नहीं है, मतलब लोन देने के पहले पूछते हैं ना कि वकील को लोन नहीं देंगे, प्रेस वाला को लोन नहीं देंगे। अभी दिखाऊंगा आपको मैं। आपने जो एक चीज मेंशन एक चीज मैं भूल जाऊंगा, आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग अक्सर ये सुनते हो कि सेटलमेंट करते हैं तो भविष्य में लोन नहीं मिलता है। मैं आप में से ही एक जने को बुलाऊंगा, वो मेरा सिविल स्कोर ओपन करेगा और वो बताएगा कि मैं लोन डिफॉल्टर था, मैंने कब लोन लिया और कितने साल बाद सेटलमेंट किया और उसके बाद मैंने कितने लोन लिए, तो ये समझना है। ये चीज मैं दिखाऊंगा। और एक बात कहूँ ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मैं कितना भी मौखिक बोल दूं, लेकिन अगर 5 में से कोई एक या आप में से कोई आके जब देखेगा तो उनको लगेगा यार ये जो बोलते हैं इनकी बातों में दम है। क्या लोग कहते हैं सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलता है, सेटलमेंट के बाद 36 लोन लिए मैंने, बड़ा अच्छा लगता है लोन लेना। क्या ठीक है ना? तो ये चीजें आ गई रिकवरी। तो रिकवरी एजेंट के मैटर में एक ही चीज ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं, खैर उस चीज पे आ रहा हूं, तो ये मेन चीज होते हैं ये चीजें। इसके बाद चौथी चीज है कानूनी कार्रवाई। इंसान कानूनी कार्रवाई से डरता है। क्या इंसान कानूनी कार्रवाई से डरता है कि अगर मेरा लोन डिफॉल्ट हो गया तो मुझे सजा हो जाएगी, मुझे जेल पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, आज 5 एडवोकेट्स के सामने मैं एक बात इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुले रूप से कह रहा हूं, सेक्शन 25 लोन के मैटर में केस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले सेक्शन 25, दूसरा 138 NI एक्ट चेक का मुकदमा, ठीक है, तीसरा BNS 316 318, चौथा आर्बिट्रेशन। मैक्सिमम ये 4 केस फाइल होते हैं और मैं खुले प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं कि आज तक सेक्शन 25 के इतिहास में किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा नहीं हुई है। सेक्शन 25 के इतिहास में किसी व्यक्ति ने 2 साल जेल की सजा नहीं काटी। BNS 316 318 में आज तक किसी को सजा घोषित नहीं किया गया है। आप लोग आर्बिट्रेशन के मैटर में कह रहा हूं, सेक्शन 9 का उल्लंघन करके जिन भी NBFC कंपनी ने आर्बिट्रेशन के अवार्ड पास किए हैं, क्या वो फर्जी अवार्ड के आधार पे केवल और केवल आपका एक बैंक अकाउंट होल्ड करा देते हैं। ठीक है, और वैसे ही तो हम लोन डिफॉल्टर हमारे खाते में होता तो बात ही कहाँ थी। बाकी आज तक किसी के घर का चम्मच नहीं उठा सके आज तक, यदि आपने ऑब्जेक्शन टाइमली फाइल किया।
एग्जीक्यूशन ही नहीं होता है। हमारे राजस्थान में अगर मैं आंकड़ा निकालूं तो पिछले करीब 4 से 5 सालों में 50,000 अवार्ड खारिज हुए। 50,000 अवार्ड खारिज। लेकिन सर आर्बिट्रेशन में ये बहुत बार है ना, एड्रेस को जो मैचिंग जो दिक्कत आती है, मतलब एड्रेस जो देते हैं वो तो उसमें अपन समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ देना आपने वो जहाँ देते सर, उसमें हैं एड्रेस में गलती मैं हूं ना, मुझे पूछा करो क्या भगवान कृष्ण के बाद मैं ही तो कहता हूँ मैं हूं ना, और कोई नहीं कहता। इसमें एक बात- क्वेश्चन है सर, वो मेरा स्ट्रेस मैटर है, आप जब भी क्लैरिफाई करना चाहें उसको सर। जो ये अकाउंट, बिकॉज हमारे लोन डिफॉल्ट एक मैटर है, जो आपने बोला कि ये लीन लगा देते हैं अकाउंट पे या फ्रीज कर देते हैं अकाउंट, सर ये होता है तो किस स्टेज पे होता है सर, वो आप मेरे को देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये फेक आर्बिट्रेशन प्रोसेस करके मेरे अकाउंट को होल्ड कर सकते हैं तो आप पहले ही अपने बैंक को एक लेटर जारी कर दीजिए। वो लेटर का फॉर्मेट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें क्लियरली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लिखे हुए हैं, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सेक्शन 9 के प्रोविजन को पूरा किए बिना इस मैटर में, और सेक्शन 11 जो आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट का एक्ट है उसका फुल्ली प्रोसेस लीगली किए बिना यदि कोई भी अवार्ड पास करते तो कानूनी रूप से शून्य नहीं होता है और आप मेरा अकाउंट होल्ड नहीं कर पाओगे बिना किसी कोर्ट ऑर्डर। वो मैं आर्बिट्रेशन चाहूंगा तब चर्चा आएगी उसकी। सर इसमें एक बात ही पूछनी थी, जैसे इसमें जो अनसिक्योर लोन होते हैं, सारे क्रेडिट कार्ड हो गए, आपके एक से हो गए, एक तो ये मैटर हो गया, मतलब एक टाइप अलग हो गया, और एक होता है आपने किसी को चेक दिया, MBS या पर्सनल लोन लिया, एक वो हो गया, और एक किसी से आपने ECS किया कि ECS करके खाते से करता है, तो ये सभी अनसिक्योर में आते हैं या कोई OD ले रखी है। एक बात ध्यान रखना, चाहे सिक्योर्ड लोन हो अनसिक्योर्ड लोन हो, सब में ये प्रोसेस होता है। सिक्योर्ड में आपका सरफेस ही अलग एक्ट अलग है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। बाकी चाहे सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, ये सारा प्रोसेस होता है। इसमें ये होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी के आगे जो भी कागज आपकी में जो भी प्रॉपर्टी वो उनको अधिकार है लेने का, और इसमें कुछ नहीं है तो नहीं है, मतलब ऐसा है नहीं, अधिकार है भी ना, हाँ। तो अधिकारों को इस्तेमाल बैंक यूं नहीं कर सकता है अच्छा। कि तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे पास है तो मैंने कब्जा ले लिया आके, हाँ। ऐसा नहीं, उसके लिए भी लॉ है। सर आपने बताया सेक्शन 25(138), सर व्हाट वाज द नेक्स्ट वन, ये BNI BNS 316 318, मैं इस पे ब्रीफ में आऊंगा वापस, ये अभी मेरी शॉर्ट समरी है। अब यहाँ पे ये 4 प्रकार की कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो मैंने बता दिया ये चारों ही कानूनी कार्रवाइयों में कंपनियां खुद कई इलीगल एक्ट करती है, और इसीलिए इन चीजों में इनको कभी सफलता मिलती ही नहीं, कभी नहीं मिलती, और अंततः इनको आना पड़ता है सेटलमेंट की राह पे। ये सबसे बड़ी बात है। एक बात ध्यान रखना, मैंने जयपुर, गुरुग्राम और दिल्ली जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि रोज सुबह उठ के ईश्वर को अगरबत्ती करते हुए या नमाज करते हुए कि इन NBFC को सद्बुद्धि दे कि ये इलीगल काम करते रहे, यानी कि अगर ये गलत करेंगे नहीं तो हमारे पक्ष में कुछ होगा ही नहीं। अगर ये सेक्शन 25 का केस कलकत्ता में नहीं करेंगे और मेरे ही शहर में करेंगे तो ये लीगल हो गए। अगर ये आर्बिट्रेशन के लिए हाई कोर्ट जाके डायरेक्शन लाएंगे तो हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेशन का डायरेक्शन दिया, हम कितने भी ऑब्जेक्शन दे दें, हम तो गिल्टी है, लेकिन हम गिल्टी है तो है, लेकिन इन NBFC ने क्या कर रखा है, अपने मैटर को फास्ट निपटाने के लिए जो ये इलीगल प्रोसेस करते हैं, वो इलीगल प्रोसेस का ही परिणाम है लोन सेटलमेंट। जैसे अभी एक बात कही थी मैम ने कि ऋषि सर के माध्यम से इन्होंने मॉनिटोरियम या रीस्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेशन भेजा। ईमानदारी की बात क्या है कि जिस व्यक्ति ने 70% 80% चुकाया है, 20% बाकी है, अगर वो रीस्ट्रक्चर करते हैं तो इसमें नुकसान किसको है, फायदा किसको है? इनका नुकसान है, बैंक को फायदा है। इनका नुकसान है और बैंक को फायदा है। क्यों? क्योंकि रीस्ट्रक्चर होगा तो वापस न्यू EMI होगी, लोन बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है उसके हिसाब से ब्याज बढ़ेगा, और प्लस कंपनी का जेन्युइन कस्टमर कंपनी का बना रहा, तो कंपनी को फायदा ही है, लेकिन नहीं करते। एक चीज और बोलना चाहूंगी, जो 70 मतलब जो लोन जैसे मैंने 10 लाख का लिया तो 10 लाख तो सर मैं वापस कर ही चुकी हूँ, जो 30% है वो शायद इंटरेस्ट अमाउंट है। हाँ, इंटरेस्ट अमाउंट, हाँ, मतलब प्रिंसिपल मैं अमाउंट समझ रहा हूँ, जा चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या तभी रोक है? सर दे आर नॉट रेडी। कारण क्या मालूम है?
मार्केट में कंपटीशन इतना है जिसकी हद नहीं है। सर जैसे आर्बिट्रेशन आप पे लगा रहे हैं, एसबीआई ने मान लीजिए आपके कार्ड वाले ने आर्बिट्रेशन मैं प्रत्येक टॉपिक पे अलग अलग वापस आऊंगा। मैं प्रत्येक टॉपिक पे अलग अलग वापस आऊंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जो टीम बैठी है ना, आज वो कुछ अलग जाने, क्योंकि यहाँ तक इनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों का तनाव लेके हम भुगते रहते हैं, तनाव लेते रहते हैं, लोन पे लोन लेते रहते हैं, और फिर मैं कह रहा हूँ कि हम कोई टाटा अंबानी बिरला नहीं है, कल हमारे शेयर बाजार का भाव चढ़ जाएगा और हम सबको झटके में निपटा देंगे। एक बहुत ज़्यादा तादाद में लोग शेयर बाजार के कारण लोन डिफॉल्ट में रहे। कई लोग शेयर बाजार में पैसा लगा रहे, पैसा लेकर, और उनको लगता है कि यहाँ से हमको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये कुछ मेन चीज़ें कि ये जितने भी लोग हैं इसमें ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। और एक बात ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि अब मेरे मल्टीपल लोन हो गए हैं, अब मैं नहीं भर सकता हूं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे भरना ही नहीं, स्टॉप लॉस, स्टॉप ईएमआई। आज एक बात कहूं ना, खुले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोगों को कह रहे हैं लोन मत भरो, डिफॉल्ट करो, तो क्या ये गलत नहीं है? क्या ये देश की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं है? लेकिन हमारा एक वर्ड होता है कि अगर आप सक्षम हैं पे करें, जब तक कर सकते हैं तब तक करें। लेकिन हम एनसीईआरटी के उन आंकड़ों को भी जानते हैं जहां एक साल में 16,000 लोग आत्महत्या करते हैं लोन के दलदल में धंसे होने के कारण। तो हम इस बात को कह रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति में फंस गए हो ना, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और फिर एक बात, मैं आपसे बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूं और मुझे मालूम है जवाब आपको मिल जाएगा, जो मुझे रेगुलर वॉचर है। एक इंसान अगर मल्टीपल लोन के दलदल में धंस गया और उसने सोच लिया कि अब मुझे लोन नहीं भरना है, जो भी होगा मैं बाद में देखूंगा, निपटारा करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो कितने समय में ये सारी चीजें निपट जाती है। 6 महीने। मैंने जो टाइम डिसाइड किया है, मेरा जो टाइम है, इसका मतलब आप रेगुलर नहीं देखते हैं मुझे, मैंने टाइम डिसाइड किया हुआ है 9 महीने 9 फाइनल है। ये 9 महीने मेरा डिसाइड किया हुआ टाइम है। अगर किसी इंसान के ऊपर 50 लोन भी है, 50 लोन, और अगर वो पे नहीं कर पा रहा है, मैं जैसा कहूँ वैसा चल ले, 9 महीने के अंदर वो इस दलदल से बाहर निकल जाए। बस ये है कि इस 9 महीने भी उसको कमाना है, मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि जितनी भी आउटस्टैंडिंग है उसका कम से कम 20% उसके पास है। अब एक बात है, एक आदमी, मुझे एक बात बताइए मैम, आपके टोटल आज की तारीख में ईएमआई कितनी राशि की लगती है? सर मैं तो मई से पे नहीं कर रही सर, उससे पहले 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। सुनना है इस चीज को, आप समझना, आप आपस में 2.5 लाख रुपए पर मंथ पे करते इंटू 12 कितना हुआ? 30 लाख। 30 लाख रुपए। आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है? सर बताइए 2.5 लाख में कितनी राशि के लोन थे? सर कुछ 38 लाख। 38 लाख। अब ये तो मानते हो ना कि 38 लाख के अंदर आपने ज्यादा नहीं 10-12 लाख तो चुका दिए होंगे। नहीं सर ज्यादा चुका। पर मैं मानता हूँ आपने 10-12 लाख ही चुका है, मैं मानता हूँ आपने 13 लाख चुका है और आपके बचे 25 लाख रुपए, मतलब 25 लाख आपको और भी चुकाना बाकी है। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग आपकी 25 लाख है, मैं आज कहता हूँ आपका सेटलमेंट अमाउंट है 5 लाख रुपए। कितना? तो इस तरीके से देखो तो आपके 2 महीने की ईएमआई में सारे लोन सेटल हो गए। सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, बट सर मेरा क्वेश्चन है, पता नहीं मुझे अभी पूछना चाहिए, लेटेस्ट स्टेज में पूछना चाहिए। जैसे आपने बोला कि अपने पास समय होना चाहिए 6 से 9 महीने का, और हमारे पास एटलीस्ट 20% पैसा होना चाहिए उसको सेटल करने के लिए। बट सर मेरा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम मेरी बेस कंपनी से है, मतलब मेरे खुद के साथ फ्रॉड हुआ तो मैं इस सिचुएशन में आई। तो बेसिकली क्या ऐसा भी कोई प्रोविजन होता है कि हम सेटलमेंट के लिए समय ले सकते? एक बात ध्यान रखिएगा,
एक बात ध्यान रखिएगा, सेटलमेंट तभी होगा ना जब आपके पास पैसा होगा। हाँ जी। आपके पास पैसा नहीं, 5 साल मत करो ना। हाँ वही पूछ रही हूँ। क्या अगर आपके ऊपर कोई 138 का केस कर दिया है, वकील साहब बैठे हुए हैं, क्या 7 साल तो वैसे निकालते हैं, मास्टरी है भाई क्या यूं ऑलरेडी 5-10 एप्लीकेशन बनी रहती है, बस उनको कोर्ट नंबर डालना है, दोनों तरफ नाम लिखने हैं, साइन करने, टिकानी है। और एक एप्लीकेशन लगती है कोर्ट में, खैर उस मैटर पे आऊंगा मैं, एक एप्लीकेशन पे कितना टाइम निकलता है? सर कैमरा चालू है सर, बहुत कोई सारी दिक्कत चीजें नहीं, बोल सकते हैं। मैं पब्लिकली कहता हूँ ना, कारण है। आज अपन छोटी सी बात करते हैं, आपने 91 की एक एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, 91 की एप्लीकेशन आपने फाइल की, क्या करोगे? कॉपी देंगे एडवोकेट को, सामने वाले को, ठीक है, सामने वाला एडवोकेट जवाब दूंगा, जवाब देने के लिए मिल गई तारीख, एप्लीकेशन पेश कर दी, मिल गई तारीख, ठीक है। 99% केसेस में सेकंड डेट को जवाब पेश होता ही नहीं होता, सुनना, जवाब पेश होता ही नहीं है, चली गई तारीख। अब मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने जवाब पेश कर दिया, अब जवाब की कॉपी हमको मिल गई, अब ये दे दिया आर्ग्यूमेंट पे, अब हम दोनों एडवोकेट्स आर्ग्यूमेंट करेंगे इस एप्लीकेशन पे कि जो कंसर्न डॉक्यूमेंट हम मंगवाना चाहते हैं, मैं अभी 91 बोल रहा हूँ, बीएनएसएस में चेंज हो गया, तो क्योंकि अपनी आदत हमारे में वही पड़ी हुई है और मुझे लगता नहीं है 5 साल हमको याद भी हो पाएगा, आपको जल्दी होगा। तो अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो गए, आर्ग्यूमेंट में हमने जो डॉक्यूमेंट मांगे, हमने उसकी वर्थ बताई, इस केस में क्यों ये डॉक्यूमेंट जरूरी है, सामने वाला बता रहा है क्यों जरूरी नहीं है, या तो डॉक्यूमेंट पेश कर दे, लगभग नहीं करते। अब आर्ग्यूमेंट के बाद ये जाएगा इस एप्लीकेशन के डिसीजन पे, और एक एप्लीकेशन पे डिसीजन, जहां तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मेरा अनुभव है, बहुत कम, हजारों में एक मजिस्ट्रेट होगा जो तुरंत करता है, बाकी डिसीजन के चक्कर में इस एप्लीकेशन की तारीखें निकलती रहती है। और कम से कम मेरे एक मैटर में एक एप्लीकेशन फाइल की है, उसको फाइल किए हो चुके हैं 4 साल, एप्लीकेशन पेंडिंग है। क्यों? उन 4 साल के दौरान हर महीने 3 महीने की डेट भी गिन लूँ मैं, तो डेट कितनी आई? 12 डेट में 5-6 डेट तो यही होगी। उसके बाद कभी एडवोकेट स्ट्राइक, ठीक है, कभी भारत बंद, कभी वेकेशन आ गया, कभी मजिस्ट्रेट छुट्टी पे, कभी मजिस्ट्रेट छुट्टी पे नहीं तो कभी मेरी 5 रुपए की मेडिकल पर्ची। सर आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं उसको समझ रही हूँ, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया। जैसे सर ये लोग खुद ही नहीं चाहते कि हम पे करें, इंसान को कमाने के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए। नहीं तो पीस ऑफ माइंड के लिए ही आगे की बात कर रहा हूँ। जी। अब होता क्या है कि आप 2.5 लाख रुपए पर मंथ पे कर रहे थे ईएमआई, लेकिन वास्तव में क्या था कि आपकी इनकम 2.5 लाख थी नहीं, लेकिन फिर भी आप पे कर रहे थे। मैं तो ये मानता हूँ ना, अगर आप 2.5 लाख रुपए पे कर रहे थे, अब हम सीधा अपने आप को 10% गिरा देते हैं, हमारी 25,000 की तो वर्थ है ना, 25,000 की वर्थ तो है ना, 2.5 लाख पे कर रहे थे। इस 25,000 को ही आप अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट में स्टोर करना चालू करें, और ये ना सोचे कि सारे लोन एक ही दिन में सेटल होंगे। जिसका ऑफर आपको कम का मिल गया, आप उसको निपटाते जाओ। अब आपका मान के चलिए कोई लोन 5 लाख का है, वहां आपको ऑफर मिल गया 40,000 के अंदर, तो 40,000 में एक लोन निपट गया, एक टेंशन खत्म हो गई। मैं लीगल चीजों पे भी आ रहा हूँ, लेकिन ये बातें कर रहा हूँ कि आप जितनी ईएमआई पे कर रहे थे, उसी ईएमआई का सिर्फ 10% आपको अपने अकाउंट में नहीं, अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट में, क्योंकि उस 10% से आप इनकी पेनल चार्जेस भी नहीं चुका सकते हो। लेकिन इसी 10% के अंदर मैं आपको टोटल लोन सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, टोटल लोन सेटलमेंट। रही बात, सेटलमेंट तो तब होता है जब हमारे पास पैसा होता है। आप ये मत सोचो कि कोई सेटलमेंट के लिए जिद कर सकता है। अगर किसी ने सेटलमेंट कर लिया, मैं उसका पेमेंट टाइम पे नहीं भरा, मतलब एक भी ईएमआई नहीं हुआ, उसका क्या होगा? मतलब मैंने सेटलमेंट कर लिया, मेरी तारीख आई कि 30 तारीख को जमा करना है, 160 में करना है, ये तारीख मैंने तो सेटलमेंट हुआ कैसे? सेटलमेंट खत्म, सेटलमेंट लेटर मिला, अब दोबारा अगर मतलब अभी दोबारा नहीं वापस से जनरेट करेगी। ये लोग कहते हैं हम एक ही बार जनरेट करते हैं, एक बार क्या तुम 10 बार करोगे, ऐसा थोड़ा सा मतलब अपने को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड रखना है। वैसे एक बात बताऊं मैं, आजकल खैर ये एक अच्छी चर्चा हो गई है कि कहीं पर भी
रिकवरी एजेंट जाता है, रिकवरी एजेंट जैसे ही पहुंचता है तो एक तो उसके हाथ में इंटीमेशन लेटर पकड़ाते हैं, दूसरा कैमरा यू करते हैं अपने लोग, कैमरा यू करते ही सामने वाला कहता है नरेंद्र जोशी से जुड़ा है क्या? मतलब पूरे इंडिया का एक फिक्स फार्मूला हो गया है, क्योंकि मैंने आरबीआई की गाइडलाइन से अलग मैंने बनाई एडवोकेट नरेंद्र जोशी गाइडलाइन, जो मैंने रिलीज की थी यूट्यूब पे। मतलब मैं कहता हूँ खुद पे यू प्राउड करता हूँ, तो कारण एक मैंने मेरी खुद की गाइडलाइन बनाई कि आपको रिकवरी के लिए क्या स्टेप फॉलो करने हैं, वो वीडियो देखना। इट वर्क्स सर, मुझे भी हेल्प किया इस चीज़ में जो आप बोल रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, सर ने सजेस्ट किया था क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था। सर वो सीधे होके खड़े होते। कचौरी साहब क्या कहते मालूम है, कल रात को मैं उनके पास था कि मैंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है क्या, तो रात को कभी काम करता रहता हूँ तो आपके वीडियो चला के रख देता हूँ, कुछ न कुछ काम में पड़ता रहता है यूँ। मतलब वही व्यक्ति ग्रेट होता है। मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी किसी और को सुनता हूँ। मतलब जहां से मिले ले लो, ये लेने का मौका है, लोन भी ले लो, मतलब जो मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बाकायदा, मुझे मालूम है, मैं छोटी सी बात कहूंगा, आपने कोई गलत काम किया, कोई भी XYZ जो अपनी नजर में गलत किसे कहते हैं, कानून में अपराध किसे कहा जाता है? एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, अपराध किसे कहते हैं? जो लॉफुली ना हो, नहीं, दो शब्दों में परिभाषा क्या है, क्राइम की डेफिनेशन क्या है? या तो मर्डर कर दिया या तो चोरी कर ली है तो समथिंग। एक एडवोकेट के रूप में जवाब, जो विधि द्वारा वर्जित है इलीगल, मतलब जो चीज BNS में डिफाइन की गई है अपराध, IPC में जिसे अपराध बताया हुआ है, मतलब जो क्राइम है। बाकी तो हर व्यक्ति जानता है, मैं रोड पे जा रहा हूँ, वो कार खड़ी है, मैं लेके पत्थर मारूंगा, कार फूट जाएगी, ये क्राइम है, हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन मान लीजिए आपने कोई गलती की, तो आपके सामने दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आपकी छोटी सी गलती है जिसमें 500 रुपये फाइन है, एक आपकी सजा ये है कि आपके खिलाफ रिपोर्ट हो जाए और आप 500 रुपये फाइन जमा करा दो। दूसरा ये है कि आपकी उस गलती को सोशल मीडिया पे वायरल किया जाए। आप कौन सी सजा कबूल करोगे? बचाव का रास्ता नहीं है, थर्ड वे मत सोचो। दो चीजें हैं, या तो 500 रुपये पेनल चार्ज जमा करा के मामला खत्म करो, और दूसरा कि आपको सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। 500 रुपये दे के वो छूट जाना ज़्यादा बेहतर है। 500 रुपये देकर छूट जाना इंसान अच्छा समझेगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होना चाहेगा। इसीलिए हमने एडवोकेट नरेंद्र जोशी गाइडलाइन के अंदर यही चीज रखी कि जब भी कोई रिकवरी एजेंट बात करेगा, हमारे ये 6 सवाल है जो पूछने हैं। कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे रहेगी। वो कहते हैं कि गुणवत्ता और क्वालिटी के दृष्टिकोण से हम आपकी कॉल रिकॉर्ड करते हैं, और मैं क्या कहता हूं कि आप सामने वाले को कहोगे कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग मोड पर है, असभ्य भाषा या गलत शब्द इस्तेमाल करने पर आपके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। पहले ही सूचना आप दो। वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बाकायदा बात करो, और मैंने तो खुला कह रखा है कि इंडिया के सारे रिकवरी एजेंट वायरल होंगे। मेरे चैनल पे कई रिकॉर्डिंग पब्लिक की। अच्छा एक बात बताऊं, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है किसमें मालूम है? जब अपन ये बातें करेंगे ना, ये बातें सुनने मजा नहीं आता, लेकिन जब नीचे जाएंगे तो कोई लड़का लड़की लड़ रहे हैं। हम कल जा रहे थे तो कुछ करवा चौथ की पूजा चल रही थी सराफा बाजार में, तो हमारे ललित जी, अरे सर यहाँ देखो करवा चौथ। अरे मैं कहा आप क्यों देख रहे हो, आपने को थोड़ा देखना है, आपने तो सीधा चलना है। तो हमको क्या दूसरों की जिंदगी में दखल देखने का बड़ा आनंद है। तो जब मेरी जो नॉलेजेबल वीडियो होती है उस पर मुझे व्यू कम मिलते हैं, लेकिन जब मैं ये रिकवरी एजेंट के पब्लिक वीडियो डालता हूँ, नीचे क्या कमेंट्स आती है, मुझे लगता है कि हरिद्वार भी यही है कमेंट्स के अंदर ही। तो ये चीज है कि रिकवरी एजेंट की जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे आ जाओगे, आप यकीन मान के चलना भागते नजर आते हैं। और कंप्लेंट, जैसा कि मैम ने एक बात कही कि हमने आरबीआई को कंप्लेंट की, लेकिन हमने क्या एविडेंस नहीं लगाया, और वहां यदि आपका एविडेंस लगता है ना, तो कंपनियों की हालतें खराब हो जाती है। सर वन क्वेश्चन सर, जो आपने एक मेंशन किया कि जे आप ऑब्वियसली आप वर्क कर रहे हैं, आपका बिजनेस प्रीमाइसेस है, वहाँ आके कोई बैंक मैनेजर या कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का करता है, तो सर उसको कैसे? मेरे यूट्यूब पे वीडियो बना हुआ है, आप सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद का है। एक्चुअली क्या हुआ कि कानून बदल गया, मैं धाराएं बार बार भूल जाता हूँ, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है,
रिकवरी एजेंट को अपने घर के 200 गज के दायरे में आने से कैसे रोके? यानी कि कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे नहीं आ सकेगा, ये ऑर्डर कोर्ट देगी। विश्वास होता है इस बात पे? तो आप बोले विश्वास होगा इसको? नहीं, मैं बोलूं कि वो नहीं कह रहा हूं। एक्चुअली मेरा वीडियो है और महीने भर पहले का ही है, जिसमें मैंने ड्राफ्टिंग भी बताई है कि क्या ड्राफ्टिंग करनी है, कहाँ प्रेजेंट करना है और ऑर्डर कैसे लेना है। और ये ऑर्डर कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये ऑर्डर करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑर्डर करता है। बाकायदा मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका टाइटल दिया हुआ है रिकवरी एजेंट को अपने घर के 200 गज के दायरे में आने से रोके। और उसमें सीधा सा नियम है, ऑर्डर किसको होता है मालूम है? ऑर्डर किसको होगा? ऑर्डर होगा सीधा थाने को। सीधा थाने को होगा। मतलब मान लीजिए मैंने लोन लिया, मैं एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं विरुद्ध किस कंपनी के खिलाफ, ठीक है, मेरी स्टोरी आ जाएगी और फिर उस पे एक डायरेक्शन ऑर्डर है, जैसे अपना हाईकोर्ट पे डायरेक्शन ऑर्डर होते हैं ना क्या, तो वैसे ही ऑर्डर करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑर्डर करेगा संबंधित थाने को, और रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आ सकता। सर बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए भी सेम सेम बिल्कुल। और उसका पूरा तरीका बता रखा है मैंने, पूरा तरीका बता रखा है कैसे ड्राफ्टिंग बनेगी ऑफ कैमरा। आप नोट कर लेना, मैं उसमें कुछ अलग बात बताऊंगा ऑफ कैमरा, याद रहेगा तो, मैं तो भूल जाऊंगा, आप नोट कर लेना कि ऑफ कैमरा में क्या बात बताने वाला हूं, ठीक है ना। कुछ बातें ऑफ कैमरा होंगी। तो ये चीज है कि रिकवरी एजेंट को आप आने से, घर आने से रोक सकते हैं, और ये कोर्ट ऑर्डर करेगी, ये पूरी जानकारी। और वो कैसे करेगी? ऑफ कैमरा, वो चीज भी आ जाएगी। तो ये चीज हो गई। तो कुल मिला के ये कि लोन का जो मैटर है ना, तनाव मुक्त रहना है, अपनी जिंदगी पे नहीं आने देना है, घर में मियां बीवी को नहीं झगड़ना है, कुछ नहीं होता है। लोन के मैटर में सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट होता है, और सेटलमेंट के लिए पैसा नहीं है तो भी कुछ नहीं होता है। लोन राइट ऑफ होगा, डूबा रहेगा। ये बात मैंने अब यहां पर आगे मैं पूछूंगा, लेकिन यहां तक जो बताया, क्योंकि उसके बाद में दूसरी चीजें चालू कर रहा हूं, तो यहां तक कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं एक चीज और पूछना चाह रहा डबल से, डीआरए जो बात आपने बताई थी, तो जैसे कि ये एनबीएफसी कंपनी और नेशनल बैंक पे भी लागू होता है, जो आदमी आता है अगर सब पे लागू है ना। हर वो व्यक्ति, अगर आप इलाज कराने जाओगे ना तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, तो कम से कम नीम हकीम के पास जाओगे। क्यों? भले उसके टेंट के बाहर लिखा हुआ है शर्तिया इलाज। अब किस चीज का शर्तिया इलाज वो आप जानो, लेकिन शर्तिया इलाज तो अपने दिमाग में ये है कि यार ये डॉक्टर है, यार ये नॉलेज रखता है। तो हर वो व्यक्ति जो रिकवरी करने के लिए आएगा, अच्छा वेरिफिकेशन के लिए आपके घर कोई नहीं आ सकता है। लोन दे दिया, कौन सा वेरिफिकेशन करना है, वो भी बात खत्म। सिर्फ और सिर्फ रिकवरी करने के लिए आएंगे। डीआरए सबके पास होना चाहिए। और कोई सवाल इसमें? दूसरी बात, जैसे मतलब बहुत सारे बैंक एनबीएफसी कंपनी क्या करती है कि वो डाटा उठा के अपने एसपीआर को, वो रिकवरी मैटर में आएगा। और बताइए दूसरी बात। बस बाकी कुछ भी ठीक है। अब मैं आपको जो ऑफ कैमरा